हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 23 जुलाई 2026 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पिछले 24 घंटे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स हैं उन सभी को इस लेक्चर में कवर करेंगे, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन कवर करना चाहते हैं जीके स्टैटिक्स के साथ में, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, के द्वारा अनुमोदित की गई भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का क्या नाम है? तो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करंट फैक्ट को समझते हैं। भारत के केंद्रीय औषधि नियामक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को 4 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में डेंगू से बचाव के लिए अनुमोदित किया गया है। यह वैक्सीन डेंगू के चारों सीरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी स्टेटिक्स हैं उन्हें समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सीडीएससीओ का दायरा। सीडीएसयू भारत का राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सीडीएसयू के प्रमुख को भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका केंद्र मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके साथ 6 जोनल कार्यकल कार्य करते हैं। डेंगू एक विषाणु यानी एक वायरल बीमारी है जो फ्लेविरिडे परिवार के वायरस से होती है। यह मुख्य रूप से मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। सीडीएसयू देश में दवाओं के आयात और परीक्षण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत विनियमन करता है। डेंगू संक्रमण के दौरान रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं की किस पोत यानी वेसल ने हाल ही में समुद्र प्रदक्षिणा ऑल विमेन ट्रिप नामक वैश्विक समुद्री यात्रा पूरी की है? तो ये पूरी की है IASV त्रिवेणी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों की ऐतिहासिक यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा को फ्लैग इन किया। इन यात्रा में 9 महिला सैन्य अधिकारियों ने IASV त्रिवेणी पोत का 314 दिनों में लगभग 25,500 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स की दूरी तय की है। यह भारत के सैन्य इतिहास में तीनों सेनाओं स्थल जल नभ की महिलाओं द्वारा की गई पहली संयुक्त नौकायान प्रक्रिया थी। समझते हैं स्टेटिक्स को। न्यूटिकल माइल क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। एक समुद्री मील मानक धरातलीय दूरी में 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इससे आप मान सकते हैं कि आप कितना इसको वन जो न्यूटिकल माइल होता है वो किसके इक्वल्स होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर। IMO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी समुद्री परिवहन की सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम के लिए काम करती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर है। नाविक सागर परिक्रमा क्या है? इससे पहले भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने INSV तरनी के माध्यम से वैश्विक नौकायान यात्रा पूरी की थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो तीनों भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। समुद्री सीमा का नियम क्या है? UNCLOS समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्रादेशिक जल सीमा को तट रेखा से 12 समुद्र मील तक निर्धारित करता है। यानी हमारे कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल के तक हमारा क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, हम उस पर अधिकार कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिकल, यहाँ पर विशेष जो हमारा आर्थिक क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी तटीय देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 200 समुद्री मील तक होता है। यह भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी सेलिंग वेसल था, जिसका नाम गोवा की महादेव यानी मांडवी नदी पर रखा गया था। भारत में हर साल 4 सितंबर को 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत के पहले भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो उन्होंने इसका उद्घाटन कोलकाता में किया है।
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश के पहले डिजिटल और इंटरेक्टिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक की स्थापना की गई है। इस संग्रहालय में भारत की लुप्तप्राय भाषाओं, बोलियों और प्राचीन लिपियों के इतिहास को डिजिटल रूप में सहेजा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की विविध भाषाई विरासत को संरक्षित करना और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करना है। आठवीं अनुसूची जो है वो इससे रिलेटेड है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थी, बाद में संशोधन द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई है। देन आफ्टर क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, तो भारत में तमिल हो गया, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया जैसी भाषाएं जो है वो शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का उनको दर्जा मिला हुआ है। 21वां संशोधन जब हुआ था, इस संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। देन आफ्टर 71 जब संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। ट्रिक अगर आपको याद रखनी है, आप नमक याद रख सकते हैं, जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद 92nd जो संशोधन हुआ था 2003 में, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। राजभाषा अनुच्छेद संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत समुद्री जीवों व मत्स्य भंडार की रक्षा हेतु विश्व व्यापार संगठन WTO के किस समझौते में शामिल होने वाला 123वां देश बना है? तो ये समझौता जो है वो मत्स्य सब्सिडी समझौता के अंदर हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने औपचारिक रूप से WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते की पुष्टि की है और इसे स्वीकार करने वाला 123वां देश बना है। यह समझौता अवैध, अघोषित और अनियंत्रित मछली पकड़ने पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में अति मत्स्य यानी ओवर फिशिंग को रोकना और महासागरों में समुद्री जीवों के पारिस्थितिक संतुलन को बचाना है। WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौता के तहत की गई थी। पूर्ववर्ती संस्था यानी WTO से पहले वैश्विक व्यापार को गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफिक्स एंड ट्रेड विनियम करता है। WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक हर साल 2 साल में होती है। विकासशील देशों को नियमों के कार्यान्वयन में दी जाने वाली छूट और अतिरिक्त समय की प्रावधान है। यह समझौता विकासशील देशों को अपने 200 समुद्र मील के तटीय क्षेत्र में पारंपरिक मछुआरों को सब्सिडी देने की छूट प्रदान करता है। भारत में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में हुई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सितंबर 2020 में मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय द्वारा पहली बार वैज्ञानिक रूप से बंद की गई 42 खदानों पर जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट का क्या नाम है? तो उस वार्षिक रिपोर्ट का नाम है आरोह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कोयला मंत्रालय ने वैज्ञानिक तरीके से बंद की जा चुकी 42 कोयला खदानों पर अपनी पहली रिपोर्ट आरोह जारी की है। यह रिपोर्ट खदानों के बंद होने के बाद वहां की जमीन, लैंड रिक्लेमेशन और अफोरेस्टेशन की प्रगति को दर्शाती है। इन पुरानी खदानों को सोलर पार्क, इको टूरिज्म स्पॉट और वाटर बॉडीज के रूप में विकसित किया जा रहा है। कोयला उत्पादन में स्थान, भारत दुनिया में कोयला का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। कोयला के प्रकार, तो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एथराइट सर्वश्रेष्ठ होता है, बिटूनियम, लिग्नाइट और पीट। भारत में वितरण, तो भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, जो मुख्य रूप से गोडावाना चट्टान में पाया जाता है। कोयला राष्ट्रीयकरण, भारत में कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1971 से 1973 के दौरान किया गया था। भारत में महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। दामोदर घाटी यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो दामोदर नदी घाटी है, भारत का रूट क्षेत्र यानी मुख्य कोयला बेल्ट कहा जाता है। झारखंड का झरिया क्षेत्र भारत में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के कोकिंग कोल का सबसे बड़ा भंडार है। तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र भारत में लिग्नाइट यानी भूरा कोयला के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में अगंतन आंकड़ों में किस धातु को 9वें मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ लौह अयस्क यानी आयरन और को मुख्य रूप से इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कोर इंडस्ट्री इंडेक्स का आधार बेस जो है वो 2022-23
कर दिया गया है। इस नई श्रृंखला में आयरन ओर को शामिल किया गया है, जिससे अब कोर सेक्टरों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है। इस बदलाव में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचांकन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सटीक आंकड़ों का आकलन आसान होगा। आईआईपी में भारांश यानी वेटेज की अगर बात करें तो कोर इंडस्ट्री का भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचांकन में कुल 40% से अधिक योगदान होता है। नई श्रृंखला के अनुसार अब कोर सेक्टर्स में सर्वाधिक वेटेज बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का है। कोर इंडस्ट्रीज का डेटा यानी आर्थिक सलाहकार कार्यकाल ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है। बिजली, रिफाइनिंग उत्पादन, स्टील, कोयला, लोहा अयस्क, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक इन सब 9 कोर के सेक्टर हैं। हेडलाइन इंडिकेटर, यह सूचांकन भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी औद्योगिक मजबूती को मापने का प्रमुख पैमाना है। आईआईपी का संकलन यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लौह अयस्क के प्रकार, लौह के मुख्य रूप से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सेड्रोराइट होते हैं। बेलाडीला खदान यानी छत्तीसगढ़ के दंतवेड़ा में स्थित बेलाडीला खदान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रिक लौह अयस्क खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 16वीं ब्रिक्स संस्था स्वास्थ्य मंत्री की बैठक का आयोजन किस शहर में होता है? तो ये चंडीगढ़ में होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। इन 3 वर्षीय सम्मेलन में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों की प्रतिनिधित्व महामारी से निपटने और डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक का मुख्य फोकस पारंपरिक चिकित्सक यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन और सस्ती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। ब्रिक्स का गठन मूल रूप से ब्रिक शब्द 2001 में जिम ओ नील द्वारा दिया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में यकतारिनबर्ग रूस में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, यानी पीछे जो एस है वो और जुड़ गया साउथ अफ्रीका का। ब्रिक्स प्लस 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके नए पूर्णकालीन सदस्य बने हैं। एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में स्थित है। फोर्टलेजा घोषणा 2014 इसी ऐतिहासिक 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का समझौता हुआ था। भारत की अध्यक्षता, भारत वर्ष 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कंजिटिव रिजर्व अर्जेंटमेंट की अगर बात करें, अरेंजमेंट की सॉरी, तो ब्रिक्स देशों का अपना आकस्मिक विदेश मुद्रा भंडार कोष है जो वित्तीय संकटों पर सुरक्षा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, तो स्वास्थ्य क्षेत्र की वैश्विक संस्था डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय डीप टेक स्टार्टअप ने देश का पहला उड़ने वाला ई टैक्सी प्रोटोटाइप E200X लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपके द ई प्लेन कंपनी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने इन्यूबेल स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल फाइलिंग टैक्सी का प्रोटोटाइप E200X पेश किया है। यह ईवीटॉल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है जो बिना रनवे के हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भर और उतर सकता है। यह तकनीक शहरों में ट्रैफिक जाम से बचकर 10 गुना तेजी से इंट्रा सिटी यात्रा यानी शहर के अंदर सफर को संभव बनाएगी। इन्वोटॉल क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तकनीक जो पूरी तरह से बिजली से चलती है और शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। डीप टेक क्या है? ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी जो उच्च वैज्ञानिक शोध और इंजीनियरिंग द्वारा नवाचार पर आधारित होती है, जैसे एआई, आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेथी का समर्थन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समृद्ध योजना के तहत डीप टेक स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देता है। डीजीसीए क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में विमानन और नई हवाई वाहनों की सुरक्षा मानकों को विनियमित करता है। ड्रोन नियम 2021, भारत सरकार ने एक तकनीकी आधारित हवाई वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नियमों का उदार बनाया था। अर्बन एयर मोबिलिटी क्या है? शहरी क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रणाली को व्यवस्थित करने की आधुनिक अवधारणा को अर्बन एयर मोबिलिटी कहा जाता है। शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में आईआईटी मद्रास लगातार भारत का शीर्ष इंजीनियरिंग संस्था रहा है। भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोनोलॉजिस्ट ने पश्चिम घाट से लेटेस्ट पालोटी नामक नई प्रजाति की खोज की है। यह किस जीव की प्रजाति है? तो ये जो है वो आपकी जिसे हम डेम्स लाइफ बोलते हैं, है ना, पतंगा या फिर दामिनी की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी बिल्कुल होगा, डेम्स फ्लाई। ठीक है, डेम्स फ्लाई की एक प्रजाति है। कीट वैज्ञानिक यानी ऑटोनोलॉजिस्ट ने केरल में पश्चिम घाट क्षेत्र के लेप्टेस
पालूटी नामक डेमस्फाइल की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह कीट यानी लेटिस्टिए परिवार से संबंधित है और साफ मीठे पानी के जल निकाय के पास पाई जाती है। किसी क्षेत्र में डेप्सफाइल और ड्रैगनफाइल की मौजूदगी वहाँ के ताजे पानी और पर्यावरण की शुद्ध होने का प्राकृतिक संकेत यानी बायो इंडिकेटर होती है। ऑटोलॉजिस्ट के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ड्रैगन फ्लाइट या फिडेम्स फ्लाइट का अध्ययन किया जाता है। आराम करते समय, अब देखिए यहाँ पे क्या, ड्रैगन फ्लाइट बनाम डेंस फ्लाइट। आराम करते समय ड्रैगन फ्लाइट अपने पंख फैला कर रखती है, जबकि डेम्स फ्लाइट अपने पंख बंद कर लेती है। ये इस दोनों में क्या है, डिफरेंस है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता। पश्चिमी घाट समृद्धि विश्व के 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है और यूनेस्को धरोहर यानी 2012 में इसको यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बायो इंडिकेटर ये कि पानी में प्रदूषण के स्तर के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें जलीय स्वास्थ्य का सूचांकन माना जाता है। कस्तूरी समिति क्या है, कस्तूरी रंगन समिति। तो पश्चिम घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। माधव गडगिल रिपोर्ट 2011 में गडगिल आयोग की पश्चिम घाट में लगभग 67% हिस्से को इको सेंसिटिव जोन बनाने की सिफारिश दी थी। अनाईबड़ी यानी 2695 मीटर ऊंची अनाईबड़ी चोटी केरल में स्थित है, जो पश्चिम घाट और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने के लिए हाल ही में 68 किमी लंबी लिंक कैनाल का उद्घाटन किया है। कौन सी है वो, तो इसका नाम है बेलवा मीनापुर लिंक कैनाल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार सरकार ने उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के पानी को बेहतर प्रबंधन के लिए 68 किलोमीटर लंबी बेलवा मीनापुर लिंक नहर का उद्घाटन किया है। यह नहर भागमती नदी के अतिरिक्त पानी को मोड़कर सूखाग्रस्त कृषि क्षेत्र तक पहुंचाएगी। इस परियोजना में शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जिलों में हजारों हेक्टर भूमि को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बागमती नदी क्या है, तो बागमती नदी नेपाल की शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है और बिहार में प्रवेश कर कोसी यानी गंगा नदी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोसी मेची प्रोजेक्ट यह बिहार की पहली और भारत की दूसरी मुख्य अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना इंटरलिंकिंग वाटर रिवर है। अत्यधिक बाढ़ और मार्ग बढ़ने की प्रकृति के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में नदियों का आपस में जोड़ने की योजनाओं का अध्ययन और क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है। सोन नदी क्या है, दक्षिण बिहार की प्रमुख सिंचाई प्रणाली सोन नहर प्रणाली 1874 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। अनुच्छेद 262 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों का या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है। केन बेतवा लिंक भारत की पहली औपचारिक नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण जिले के गंडक नदी के तट पर स्थित है। आज हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं और उसके साथ उसका हमने करंट अफेयर फैक्ट्स के साथ में रिलेटेड जीके स्टैटिक्स को भी बहुत डिटेल से पढ़ा है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।